जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर एकदम डिफिकल्ट नहीं है, जीरो डिफिकल्टी वाला है। इट्स वेरी लेस मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम। एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इसमें 1 मार्क वाला क्वेश्चन ढूंढना है। डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बहुत सारे नए टर्म्स आते हैं इसमें। इजी है, पूरा इजी है, नए टर्म्स आते हैं तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं। कोई चिंता की बात नहीं, जो लोग क्लास में ध्यान से सुन लेंगे ना, उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफॉर्मर वगैरह सब कुछ खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमें मालूम है हाउ एसी इज जनरेटेड, और हमें ये भी मालूम है कि आरएमएस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पीडेंस, कैसे लिखते हैं इसको? जेड। क्या मतलब होता है उसका? कोई डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। खाली फॉर्मूले जो आएंगे उसको याद रखना है और उसका यूटिलिटी समझ लेना है। इट इज द ऑपोजिशन टू flow of, it is the opposition to flow of AC through a circuit. Opposition to flow of DC through a circuit was called resistance. Here it is called impedance. बस नया टर्म है। कैसे निकालते हैं? निकालने का तरीका हुआ Vm मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड बाय मैक्सिमम करंट सप्लाइड, और Vrms आरएमएस वोल्टेज अप्लाइड बाय आरएमएस करंट सप्लाइड, है ना। Vm को √2 से डिवाइड कर दो तो Vm/√2 बाई Im/√2। Vm/√2 हो गया आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, Im/√2 हो गया आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। कितना सिंपल है। ऑपोजिशन टू करंट है इसलिए यूनिट ओम है, खत्म कहानी। कोई नहीं पूछेगा व्हाट यू मीन बाय इंपीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट, नो वन विल आस्क यू। अब जेड निकालने की जरूरत पड़ेगा, निकालो जेड कितना है वो पूछेंगे तो समझ लीजिए। दूसरा टर्म देखेंगे पावर फैक्टर, इसका डेफिनेशन पूछेंगे। इसको हम पीएफ लिखेंगे, लेकिन इसका अभी जो डेफिनेशन में देने वाला हूं वो नहीं पूछेंगे, बाद में हम इसका नया डेफिनेशन देंगे तब उसको लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इट मीन्स बाय पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट। इट इज डिफाइंड एज, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं लिखना है। जब एग्जाम में आएगा डिफाइंड पावर फैक्टर नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज, और इट इज गिवन बाय लिखें बेटर रहेगा। इट इज गिवन बाय द कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। कितना सिंपल है। वोल्टेज और करंट के बीच में अगर फेज डिफरेंस फाई है तो cos फाई इज द पावर फैक्टर। क्या हो गया पावर फैक्टर? पावर फैक्टर इज cos फाई। सर ये पावर क्यों कहते हैं? सब्र करो, अभी हम शुरू करते हैं। हम जब आएंगे पावर फैक्टर के 3-4 डेफिनेशन आएगा, सारे को कंपाइल करके एक साथ बताएंगे। पावर वाला टर्म क्यों आ रहा है, क्यों इसको पावर फैक्टर कहते हैं। फैक्टर मतलब कोई दो चीज का रेशियो होगा, तो सारी चीज देखेंगे। बस इसमें ये जो फाई है, ये फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। अब इतना सारा चीज देख लिए, कैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। क्वेश्चन क्या है? व्हेन, ये क्वेश्चन है, ए वोल्टेज V is equal to 200 sin 100t plus pi by
3 was applied across a circuit. Applied across a circuit, किसी सर्किट में ये वोल्टेज अप्लाई किया गया. Applied across a circuit. The current supplied was given by, current supplied is given by I is equal to, थोड़ा यहीं पे लिख देते हैं, given by I is equal to say 10 sin 100t plus pi by 6 ऐसा दे दिया. देखिए जब ये वोल्टेज अप्लाई हुआ तो ये करंट सप्लाई हुआ एम्पियर्स, दिस मच एम्पियर्स. ये वोल्ट था. ठीक है. फाइंड फ्रीक्वेंसी, impedance and power factor of the circuit. ये सारा चीज निकालने के लिए कहा गया. ऐसा क्वेश्चन काफी बार आया है. CHSE वाले सतर्क हो जाओ, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे. and power factor of circuit, of the circuit. हम देखेंगे यहाँ पर भी दिया गया है समथिंग लाइक साइन 100t प्लस पाई बाई 3, ये 100t प्लस पाई बाई 6. हम जानते हैं कि v का इंस्टेंटेनियस वैल्यू कुछ होता है Vm साइन ओमेगा t. तो हम कहेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में ओमेगा हो गया 100, क्योंकि ओमेगा t की जगह 100t है. और ओमेगा का यूनिट याद रखना रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि वो एंगुलर स्पीड था. यू नो दैट इज अगेन 2 पाई f. तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 100 बाई 2 पाई और 50 बाई पाई हर्ट्ज. कितना सिंपल है. इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस निकालने का तरीका हमें मालूम है Vm बाई Im. मैक्सिमम वोल्टेज क्या अप्लाई किए हो 200, क्या मैक्सिमम करंट गया है 10, सो इट इज 20 ओम. देखो तो इससे सिंपल कुछ हो सकता है. इंपीडेंस Vm बाई Im. ठीक है. फिर पूछा है पावर फैक्टर. 5 फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I कितना है. वोल्टेज का फेज एंगल क्या है पाई बाई 3 और करंट का पाई बाई 6. डिफरेंस मतलब पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6. कितना हो गया. दिस इज कमिंग आउट टू बी पाई बाई 6. फेज डिफरेंस भी पता चल गया. लेकिन फेज डिफरेंस पूछा नहीं है, पूछा है पावर फैक्टर. पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट क्या होता है. पावर फैक्टर होता है cos 5, तो हो गया cos पाई बाई 6, that is √3/2 और 0.866. पावर फैक्टर हैज नो यूनिट, क्योंकि कोसाइन ऑफ समथिंग नो यूनिट. समझ में आया. थोड़ा अनवन सा लग रहा होगा सर पावर फैक्टर ये क्यों होता है. थोड़ा सब्र करो, आज की क्लास में आपको पता चलेगा पावर फैक्टर को पावर फैक्टर क्यों कहते हैं. सुना. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो अभी तक कितना डिस्कशन किए, उसमें से सिर्फ यही क्वेश्चन को याद रखना था, मतलब तरीका. आगे AC थ्रू रेजिस्टर. किसी एक रेजिस्टेंस से AC को पास करेंगे क्या होगा. फिर पढ़ेंगे इंडक्टेंस से पास करेंगे क्या होगा. फिर पढ़ेंगे कैपेसिटेंस से पास करेंगे क्या होगा. फिर उसके बाद तीनों को सीरीज में लेके पास करेंगे तो क्या होगा. बस यही है सिलेबस. आगे बढ़ते हैं. सपोज हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस है R, इसके क्रॉस में
मैंने एक वोल्टेज अप्लाई किया। याद रखो, जब हम डीसी में वोल्टेज अप्लाई करते थे ऐसे बैटरी दिखा देते थे, एसी में ऐसा दिखाना। ऐसा एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया। क्या वोल्टेज दे दिए? सपोज द वोल्टेज यू अप्लाइड इज समथिंग लाइक, कितना है, कुछ भी है, Vm sin ओमेगा t। नाउ व्हाट इज द करंट? बिट नंबर 1, आप जानते हो ओम्स लॉ, द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है कंटिन्यूअसली बदल रहा है। तो जब जो वोल्टेज होगा उसके हिसाब से करंट जाएगा। V बढ़ा है फिर घटा है, साइन फॉर्म में है, तो V बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, V घटेगा करंट घटेगा। तो किसी भी एक समय पे I का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज V बाई R, मतलब Vm साइन ओमेगा t बाई R। इसको चाहो तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, Im साइन ओमेगा t, वेयर व्हाट इज Im? Im इज Vm बाई R। मतलब अगर ऐसा एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे, सर्किट में क्या करंट होगा वो हम देख लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे, व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट? यू से इट इज मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड बाय मैक्सिमम करंट सप्लाइड। मैक्सिमम वोल्टेज तो Vm था, मैक्सिमम करंट था Vm बाई R। डालो, सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा ये R है। तो कोई प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क का इंपीडेंस कितना है? R है। ध्यान रखना है कि ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं किया, इंपीडेंस निकालने में ओमेगा का कोई जरूरत नहीं हुआ, जबकि आगे चल के जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए करेंगे तो उसमें ओमेगा भी आ जाएगा। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि इट इज ओनली R। फिर देखेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज इक्वल टू, कैसा है फेज डिफरेंस? देखो तो V है Vm साइन ओमेगा t, I है Im साइन ओमेगा t। इसका फेज एंगल 0 है तो इसका भी 0 है, तो फेज डिफरेंस क्या हो गया? 0। इसको हम कहते हैं V एंड I आर इन सेम फेज। ध्यान रहे, जो लोग फिजिक्स में थोड़ा सा वीक है उन लोगों को अब से आगे जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा सा चैप्टर है, कम सिलेबस है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बोर्ड की बात कर रहे हैं, और इट इज मार्क फेचिंग ऑल्सो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। बिना दिमाग वाले बद दिमाग वाले भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट देखो क्या है, V एंड I आर इन सेम फेज, मतलब दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट? cos 0 दैट इज 1, ये याद रखना है। तो पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क कितना होता है वो ऐसे पूछेंगे, अब बोलोगे ये होता है 1 होता है। वैसे भी पूछेंगे फॉर ए इलेक्ट्रिक हीटर व्हाट इज द पावर फैक्टर? इलेक्ट्रिक हीटर में होता क्या है, एक रेजिस्टेंस वायर होता है, तो पावर फैक्टर होगा 1। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर का पावर फैक्टर 1 है। साथ साथ ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ड्रॉ दी फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, हमें एक इमेजिनरी एक्सिस लेना है और एक रियल एक्सिस लेना है, और हमें वोल्टेज और करंट को ड्रॉ करके दिखाना है। वोल्टेज कैसा था? वोल्टेज था Vm साइन ओमेगा t, मतलब ये हमारा रियल एक्सिस के साथ 0 एंगल कर रहा है, तो आई हैव टू ड्रॉ ए वेक्टर, जैसे मैं पहले भी बताया हूं। मैं कहूंगा कि ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर है V। करंट भी तो 0 एंगल कर रहा है, तो आप करंट को भी दिखाओ बगल में, ये हो गया करंट। बस इतना ड्रॉ कर दिया, हो गया। इतना आसान है क्या? हाँ, इतना ही आसान है। जब हम इंडक्टर के लिए जाएंगे डायग्राम बदल जाएंगे। सो व्हेन AC passes through रेजिस्टर, ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। पूछेंगे आपको ड्रॉ दी फेजर डायग्राम, तो आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। V और I को सेम डायरेक्शन में दिखा देना। हो गया। आगे बढ़ते हैं बिट नंबर 4 में। बिट नंबर 4 में देखेंगे व्हाट इज इंस्टैंटेनियस पावर।
कोई लॉन्ग क्वेश्चन मत ढूंढो, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ढूंढना है। इंस्टैंटेनियस पावर क्या है, कोई नहीं पूछेगा, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पूछेंगे, वही बताएंगे हम लोग। क्या है इंस्टैंटेनियस पावर? किसी एक इंस्टेंट में जो पावर जा रहा है, इंस्टैंटेनियस पावर हो गया, V वोल्ट दिया, I करंट गया, VI हो गया इंस्टैंटेनियस पावर। वोल्टेज इनटू करंट होता है पावर। V था Vm sin ओमेगा t, I था Im sin ओमेगा t, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, मिल गया Vm Im sin स्क्वायर ओमेगा t। कितना सिंपल है। इंस्टैंटेनियस पावर इज दिस। कोई आपको ये फॉर्मूला नहीं पूछेगा। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना है कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, दिस कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस साइन 2 ओमेगा टी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टैंटेनियस पावर इज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये हो गया इंपोर्टेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टैंटेनियस पावर, ना लंबा क्यों लिखे, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीआई। फ्रीक्वेंसी ऑफ पीआई इज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी कैसे हुआ सर? अभी अभी बताए। आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, यू मस्ट बी नोइंग दैट योर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है कॉस 2 ओमेगा टी, है ना। तो आप कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू कॉस 2 ओमेगा टी, और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सो इट इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा के फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए कोई नहीं पूछेगा बताओ क्यों हुआ, समझाओ। याद रखना है कि इंस्टैंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। लास्ट आइटम एवरेज पावर, ये पूछेंगे। एवरेज पावर मतलब टोटल एनर्जी डिसिपेटेड में टोटल टाइम टेकन। एवरेज पावर को हम PAV लिख सकते हैं, और फॉर्मूला होता है उसका, अगर इंस्टैंटेनियस पावर PI है तो dt सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, पावर इनटू टाइम, छोटा सा एनर्जी कंज्यूम होगा। टोटल t सेकेंड में कितना होगा, इंटीग्रेट करो 0 टू t PI dt, इतना हुआ t सेकेंड में डिवाइडेड बाय कैपिटल T, दैट इज 1 बाई t 0 टू t PI dt हो गया इंस्टैंटेनियस पावर। में PI लिखते वक्त कुछ लोग करंट लिख देंगे, इसको मैं बढ़ा के हूँ I से इंस्टैंटेनियस पावर इंटू dt, और ये जो ऊपर कैपिटल T लिखा है शायद ये दिख नहीं रहा है ठीक से, इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल T। क्या बात समझ में आया? ये फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा। अगर हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे अभी, 1 बाई टी P इंस्टैंटेनियस dt का इंटीग्रेशन, दैट इज Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपको Vm Im बाहर मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स है। अंदर मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है, जब आप करोगे ये आपको मिलेगा। क्या मालूम है, इसमें ध्यान रखना है कि जो t है और t क्या है, 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। कीपिंग दिस इन माइंड, डेरिवेशन पे मत जाओ, कोई नहीं पूछेगा, जो बता रहा हूं फाइनली क्या आएगा ये, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा Vm Im बाय 2। अगर इंटीग्रेशन करोगे ये आएगा। तो क्या याद रखना है, एवरेज पावर इज Vm Im बाय 2, बाकी बीच वाली चीजें भूल जाओ, ठीक है। Vm Im बाई 2। अब Vm Im बाई 2 को हम लोग कुछ प्यार से Vm बाई रूट 2 Im बाई रूट 2 लिख सकते हैं। Vm बाई रूट 2 होता है Vrms, Im बाई रूट 2 होता है Irms, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Vrms इंटू Irms। एवरेज पावर का ये हुआ फॉर्मूला।
किसके केस में? रेजिस्टेंस के केस में। और आपको पहले से मालूम है कि Z वाज VRMS बाई IRMS, और इस सर्किट में Z का वैल्यू R निकला था, मतलब VRMS की जगह हम IRMS इंटू R लिख सकते हैं। सो ये बनता है IRMS का स्क्वायर इंटू R, क्योंकि मैं VRMS की जगह लिख सकता हूं IRMS इंटू R। क्या बात समझ में आया? कितना सिंपल है। तो पूरे डिस्कशन में से क्या क्या स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्योंकि आप पूरा पढ़ते हो तो कभी कभी डर जाते हो कि इतना सारा चीज याद रखना है। पहला चीज याद रखना है, इन केस ऑफ ए प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क करंट एंड वोल्टेज रिमेन इन सेम फेज, पावर फैक्टर इज 1, एवरेज पावर इज VRMS इंटू IRMS और IRMS का स्क्वायर इंटू R। खत्म कहानी, और कुछ याद नहीं रखना। समझ में आया? ठीक है। मैं थोड़ा एक प्लॉट करके वेरिएशन दिखाना चाहता हूँ CBSE वालों के लिए, जो कभी कभार पूछ लेते हैं बोर्ड में। मान लो कि हम प्लॉट करना चाहते हैं वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, करंट एंड पावर। ये टाइम एक्सिस है। पहले मैं ड्रॉ करता हूं, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द वोल्टेज, देन आई ड्रॉ द करंट, देन आई ड्रॉ द पावर। वोल्टेज का वेरिएशन क्या था? वोल्टेज वाज समथिंग लाइक दिस, Vm sin ओमेगा t। तो ये कुछ ऐसा होता था, वोल्टेज वाज वेरिंग लाइक दिस। कितना सिंपल है। ये था V, ये क्या? टाइम। करंट, करंट ड्रॉ करना चाहते हैं। करंट कैसे था? इट वाज इन फेज, मतलब वोल्टेज 0 तो करंट 0, वोल्टेज मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, फेज में था, सेम फेज में था। थोड़ा सेम स्केल में ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे एक दो लाइन ले लेता हूँ ताकि मैं दिखा पाऊंगा आपको। ये ऐसा हुआ, ठीक है, ये ऐसा हुआ। I'm drawing some lines so that I can draw to scale. ये कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं। चलिए अब मैं करंट ड्रॉ करता हूं। हाउ द करंट लुक्स लाइक, वो भी वोल्टेज के साथ। वोल्टेज 0 करंट 0, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज 0 हुआ करंट 0 हुआ, वोल्टेज नेगेटिव हुआ करंट नेगेटिव हुआ, है ना। और फिर ये ऐसा क्या? दिस इज व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ करंट। ठीक है। पावर, चलिए ड्रॉ करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर को। क्या था वो? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। जब V 0 है I 0 है तो प्रोडक्ट V 0 ही होगा। V बढ़ने लगा I बढ़ने लगा, पावर भी बढ़ने लगेगा। तो जब दोनों मैक्सिमम हुआ पावर मैक्सिमम हुआ, फिर दोनों घटने लगे पावर घटने लगा। उसके बाद वोल्टेज भी नेगेटिव हो गया, करंट भी नेगेटिव हो गया, प्रोडक्ट तो फिर से पॉजिटिव हो गया, सॉरी प्रोडक्ट तो फिर से पॉजिटिव हो गया, और ये फिर से ऐसे हुआ। सो व्हाट यू सी, by the time the voltage and the current make one complete cycle, power makes 2. So the frequency of instantaneous power is double up supply frequency. क्या ये चीजें समझ में आया? yes sir. अब ये सारा चीज हम लोग दोबारा करेंगे। किसके लिए? AC थ्रू इंडक्टर, AC थ्रू इंडक्टर। ये जो डायग्राम था ये CBSE वालों का पूछते हैं तो बता दिए। PI क्या है? इट इज V इंटू I, प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन। चलिए हमारे पास कोई एक इंडक्टर है, इंडक्टर मतलब कॉइल है, एक कॉइल है, इसके क्रॉस में हमने कोई वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं हम, और अब इसमें कुछ करंट जा रहा है। सपोज द करंट गोइंग इज गिवन बाय Im sin
ओमेगा टी। याद रखना, यही इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। साइन ओमेगा टी। इंडक्टेंस कितना है? से इट इज एल। बिट नंबर 1। अगर करंट हो गया आई एम साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज क्या होगा? whenever a alternating current passes or a changing current passes, EMF is developed across the inductor, और इसके क्रॉस में जो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस में भी वही होगा, दोनों पैरेलल में। तो V कितना है? V is the potential difference across this, that is otherwise known as LdI/dt। याद होगा, इंडक्टर में जो EMF होता है वो LdI/dt होता है। अब निकालो, I आपको मालूम है, LdI/dt क्या होगा? डेरिवेटिव करेंगे तो LIm, ये रह गया बाहर, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव, तो ओमेगा आएगा बाहर, कॉस ओमेगा टी। चाहो तो कुछ आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि Vm, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू Lm ओमेगा है, जिसको मैं Vm लिख देता हूँ, और कॉस ओमेगा टी को कंपेयर करने के लिए लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस π/2, where Vm क्या है? Vm is Lim ओमेगा। हो गया क्वेश्चन। ए साइड वोल्टेज दे देंगे, इंडक्टर दे देंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर? Lim ओमेगा। सुन रहे हो कितना सिंपल है? Lim ओमेगा। हर चीज याद रखना कभी कभार मुश्किल होता है, तो डिराइवेशन करने से जल्दी जल्दी चीजें समझ में भी आता है, याद भी रहता है। अच्छा, बिट नंबर 2, उसमें जो भी कुछ किए थे इसमें करेंगे। उसमें क्या निकाले थे नेक्स्ट? जेड इंपीडेंस। क्या था वो? Vm/Im। व्हाट इज द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ एसी? Vm/Im। Vm तो ये पूरा चीज, बाई Im करेंगे तो क्या मिलेगा? L ओमेगा। इसको अदरवाइज लिखते हैं एक्सेल, कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, बस नाम है। जो इंपीडेंस है, जैसे रेजिस्टिव सर्किट में जो इंपीडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर है। इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव केस में जो इंपीडेंस है दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, नाम है एक्सेल। कितना है? L ओमेगा। कोई R ओम का रेजिस्टर है, I एम्पियर करंट जाएगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? IR। कोई अगर L हेनरी का इंडक्टर है, I एम्पियर करंट जाएगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? I × L ओमेगा। I इज द RMS वैल्यू। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा मतलब मैं RMS वैल्यू ही पूछ रहा हूं, ये बात है। अच्छा, इसमें देखो तो व्हाट इज द, इसके बाद क्या देखे थे हम लोग, थोड़ा देख लेते हैं। सेम सीक्वेंस में करेंगे तो चीजें याद रहेगा आपको आसानी से। बिट नंबर 3 में क्या था? फेज डिफरेंस। यस यस यस। नाउ टेल मी व्हाट इज द फेज डिफरेंस? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I क्या है? I था Im sin ओमेगा टी, और V निकल के आया Vm sin ओमेगा टी प्लस π/2। यस, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? π/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ ए प्योर इंडक्टिव सर्किट? रेजिस्टिव नेटवर्क में क्या था? 0। अब कितना है? π/2। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट। देखो, V है Vm sin ओमेगा टी प्लस π/2, I है Im sin ओमेगा टी प्लस 0, मतलब वोल्टेज का फेज ज्यादा है, तो V इज लीडिंग I। लेकिन हम कभी नहीं कहते हैं कि V इज लीडिंग I, हम लोग I का स्टेटस को कहते हैं, क्योंकि आपकी सबके घर में बराबर वोल्टेज दिया गया है, सबके घर में करंट अलग अलग है, तो I का स्टेटस बोलते हैं। क्या कहेंगे? I lags V/π/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बार बार पूछते हैं। इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट, I lags or leads. If lags, then by what angle? You say it is π/2। और अगर पावर फैक्टर पूछे तो पावर फैक्टर होता है cos phi।
जो कि होता है cos π/2, जो हो गया 0। पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इज 0, देयर इज नो पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इज 0। साथ साथ हमें फेजर डायग्राम भी तो ड्रॉ करना था। चलिए ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम। हम ले लिए इमेजिनरी एक्सिस और फिर ले लिए, वो बोलेंगे ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर ए प्योर इंडक्टर सर्किट, फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज एंड करंट, ऐसे करके बोलेंगे। बस उतना ही ड्रॉ करने के लिए आएगा 1 मार्क। फॉर ए प्योर इंडक्टिव सर्किट ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज एंड करंट, ऐसे करके पूछेंगे। तो यहाँ पर हमारा करंट कैसा था, Im sin omega t, means the current was in the what having no phase angle, it was like this. You say this is what is current. वोल्टेज कैसे था, समथिंग प्लस π/2, मतलब जो वोल्टेज था वो कुछ ऐसा था, देखो V आगे है I पीछे है, बस इतना लिख देना है। रेजिस्टिव नेटवर्क में क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन अभी I रह गया पीछे, V रह गया आगे, और ये एंगल कितना है, एंगल है π/2। I इज लैगिंग V, क्योंकि सारा एंगल को हम लोग ऐसे मेजर करते हैं, I इज लैगिंग V बाय π/2। क्या बात समझ में आया? आगे बिट नंबर 4, इंस्टैंटेनियस पावर। इंस्टैंटेनियस पावर कैसा है, यू नो इट इज Pi इज V into I। I था Im sin omega t और V था Vm sin omega t प्लस π/2 और Vm cos omega t, और इसमें सजा के लिखे तो ये Vm Im/2 हो गया, तो 2 sin omega t cos omega t मिलके हो जाएगा sin 2 omega t। आप क्लियरली देख रहे हो कि दी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टैंटेनियस पावर इज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा आ गया। हाँ, मैं एक चीज बताने के लिए भूल गया, वो ये है, चाहे वो रेजिस्टिव नेटवर्क हो, इंडक्टिव नेटवर्क हो, कैपेसिटिव नेटवर्क हो, आरएलसी का सीरीज सर्किट हो या पैरेलल सर्किट हो, कैसा भी सर्किट हो, हर जगह इंस्टैंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। आंख बंद करके रखना, ये हर जगह बराबर है, फ्रीक्वेंसी विल बी ऑलवेज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्यों कृष्णा, आज ऐसा क्या बोल दिया कि तुम हंस दिए? समझ में आया? अरे आई कैन सी, आई गॉट अ बिग स्क्रीन। जितना बड़ा स्क्रीन में तुम मुझे देख रहे हो, उससे काफी बड़ा स्क्रीन में मैं तुम लोगों को देख रहा हूं। तो क्या हो गया इसमें, फ्रीक्वेंसी इज नहीं लिखेंगे स्टेटमेंट को, दैट इज ए यूनिवर्सल स्टेटमेंट, हर जगह एप्लीकेबल है। हर एसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टैंटेनियस पावर इज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। एवरेज पावर कोई नहीं बोलेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर, खाली फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या था, 1/T 0 to T Pi dt। डिराइवेशन याद नहीं रखना है, जो आंसर आएगा उसको याद रखना। अगर Pi का वैल्यू डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप देखोगे इट इज कमिंग आउट टू बी 0। कैसे 0 हो गया सर? क्योंकि यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि T is 2π/ω and sin 2 omega t is a cyclic function। For any cyclic function over a full cycle, जितना पॉजिटिव एरिया होता है उतना नेगेटिव एरिया होता है, वो कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा 0। तो क्या रखना है याद, इन केस ऑफ ए प्योर इंडक्टिव सर्किट व्हाट इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड, इसे 0, खत्म कहानी। ठीक है, सिर्फ रेजिस्टर के केस में था, इंडक्टर में भी 0 होगा, कैपेसिटर में भी 0 होगा। ठीक है, तो ये बात हो। चलिए थोड़ा इनके फिगर ड्रॉ करते हैं, बट फॉर दैट आई कॉपी, ये फिगर को थोड़ा कॉपी करके लाता हूँ। कहाँ गया है मेरा, ये वाला ग्राफ को ड्रॉ करके देखेंगे। लेट्स सी दिस ग्राफ फॉर प्योर इंडक्टिव नेटवर्क। कॉपी, ये फिगर को ड्रॉ करना है। तो पहले ये सब मिटाते हैं।
ये तुम जाओ, तुम जाओ, तुम भी जाओ, तुम दोनों भी जाओ। यस। अभी पहले मैं ड्रॉ करना चाहता हूं व्हाट इज द करंट। हमारा करंट क्या था? इट वाज Im sin ओमेगा टी। तो करंट बढ़ा घटा ऐसे हुआ, ठीक है। I का वैल्यू क्या था लिख देते हैं, I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी। चलो V ड्रॉ करते हैं। V क्या था? Vm sin ओमेगा टी प्लस π/2 और अब से इट इज cos ओमेगा टी, ऐसे था। मतलब cos ओमेगा टी है, t इक्वल 0 में V मैक्सिमम है। सी V इज लाइक दिस, कोसाइन फंक्शन है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। ये हो गया वेरिएशन ऑफ V, कोसाइन फंक्शन है। सीबीएसई वालों के लिए चाहिए, सीएचएसई वालों को नहीं चाहिए, ठीक है। कोसाइन फंक्शन है। अभी अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे, हाउ इज द इंस्टैंटेनियस पावर व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। यू नो इंस्टैंटेनियस पावर पीआई इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। चलिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जब वोल्टेज मैक्सिमम था, करंट 0 था, तो पावर 0 हो गया। फिर वोल्टेज बढ़ने लगा, करंट घटने लगा। बीच में नहीं था 0, लेकिन यहाँ पर फिर से पावर 0 हो जाएगा। मतलब दी पावर गो समथिंग लाइक दिस। बीच में 0 नहीं हुआ, यहाँ पे फिर से 0 हो गया। फिर इन दोनों के बीच में वोल्टेज, करंट पॉजिटिव था, वोल्टेज नेगेटिव था, प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा और फिर से 0 हो जाएगा। सी हाउ इज इंस्टैंटेनियस पावर। ये जोन में सेम थिंग इज अगेन रिपीटेड। करंट इज नेगेटिव, वोल्टेज इज नेगेटिव, पावर इज पॉजिटिव एंड इट गोज लाइक दिस। सो इंस्टैंटेनियस पावर का वेरिएशन कुछ ऐसा मिला। इसे क्या समझ में आ रहा है? The instantaneous power you see, एक साइकिल में वो पावर क्या हो रहा है? ये एनर्जी ले रहा है, इट इज टेकिंग एनर्जी। ये साइकिल में एनर्जी ले रहा है, पॉजिटिव है। ये साइकिल में क्या हो रहा है? ये साइकिल में तो आपको मिलेगा कि एनर्जी नेगेटिव है, ये एनर्जी इज नेगेटिव है। मतलब 1/4 साइकिल में, ये पूरा साइकिल है, ये आधा साइकिल है, यहाँ तक 1/4 साइकिल है। 1/4 साइकिल में जितना एनर्जी लेता है, अगला 1/4 में वो वापस कर देता है। तो जितना पॉजिटिव एनर्जी मिला, उतना नेगेटिव एनर्जी भी मिला। मतलब जितना लिया उतना वापस दे दिया। तो पूरे कंप्लीट साइकिल में जितना लेता है उतना देता है, तो टोटल लेन देन होके 0 हो गया। जैसे आप लोग करते हो, हर क्लास आते हो, आधा क्लास, पहला आधा क्लास कुछ सीखते हो, अगले आधा क्लास भूल जाते हो, घर जाते हो तो 0। एवरेज पावर 0, इंस्टैंटेनियस पावर 0 नहीं है। ऐसे ही तो हम क्या देख रहे हैं कि ये पावर जो है फुल साइकिल में 0 पावर कंजम्पशन हो रहा है। मतलब आपके घर में अगर आप प्योर इंडक्टर को प्लग में लगा दोगे तो करंट तो ड्रॉ करेगा, लेकिन आपका मीटर में कोई रीडिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कोई एनर्जी कंज्यूम ही नहीं कर रहा है। आपका जो मीटर लगा है वो एनर्जी मीटर है, ठीक है। नाउ लेट अस सी एसी थ्रू कैपेसिटर। एसी थ्रू कैपेसिटर। हमारे पास एक कैपेसिटर है और इसमें हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया, ऐसा। अब मुझे पता करना है हाउ इज द करेंट, हाउ इज द अदर थिंग्स। लेट V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। हमने AC अप्लाई कर दिया, करंट पता करना है। नाउ यू नो द करंट इन द सर्किट इज dq by dt। हाँ, और Q क्या है इस केस में? CD। C इज ए कांस्टेंट, C को बाहर निकालो तो क्या मिल गया? C dV by dt। बस यहाँ पर कुछ चीजें हैं, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर टेढ़ी बड़ी चीजें हैं, यही पूछ लेते हैं। वो आपको वोल्टेज दिया रहेगा और करंट पूछ लेंगे।
थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाते हैं। प्रीवियस डिस्कशन में हम लोग देखे कि जो हमारा एक्सेल था वो क्या था? एक्सेल था एल ओमेगा। रेजिस्टेंस के केस में जो अपोजिशन था वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, लेकिन एक्सेल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगा। बताने का मकसद ये है कि ये पूछते हैं हाउ इज द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी, ये अक्सर पूछते हैं। तो यहाँ पर देखना है वेरिएशन ऑफ एक्सेल विथ ओमेगा और फ्रीक्वेंसी। प्लॉट करके देखें तो कैसे दिखेगा? ये आपका जो सिलेबस है उसमें क्लियरली लिखा है, इसलिए मैं बताना जरूरी समझता हूं। फ्रीक्वेंसी और ओमेगा बदलेगा तो एक्सेल का वेरिएशन क्या होगा? हम जानते हैं कि एक्सेल इज इक्वल टू एल ओमेगा। वो बोलेंगे इतना ग्राफ ड्रॉ करो बस। ये y इज इक्वल टू mx फॉर्म में है, ओमेगा इज x एक्सिस, एक्सेल इज y एक्सिस। तो इसका जो डायग्राम होता है, ये डायग्राम कुछ ऐसा होता है, सिंपल सा है। और इसका स्लोप क्या होगा? y इज टू mx फॉर्म में है तो स्लोप इज l। ये जो डायग्राम होगा उसका स्लोप क्या होगा? l। दे विल आस्क यू ओनली सिंपल क्वेश्चंस, घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी मॉडर्न चैप्टर। प्लस टू में थोड़ा सा खाली झलक दिया गया है आपको एसी के बारे में। वापस चले जहां थे वहीं पे, क्या देखे हम लोग? सी डीवी बाई डी टी। भी था वी एम साइन ओमेगा टी, डेरिवेटिव करो, सी वी एम साइन ओमेगा टी होगा सी वी एम ओमेगा, इट इज सी वी एम ओमेगा, सी वी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चाहो तो इसको आप लिख सकते हो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। फिर व्हाट इज आई एम? फिर आई एम क्या है? आई एम इज सी वी एम ओमेगा। ठीक है, तो फिर इम्पीडेंस क्या है? इम्पीडेंस क्या है? इट इज वी एम बाई आई एम। कितना हो गया? 1 बाई सी ओमेगा। ठीक है, जैसे हमारा प्योर इंडक्टर की केस में ये क्वांटिटी को कहते थे, इम्पीडेंस को कहते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पर कहेंगे कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस और सिंबल देंगे एक सी, इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बातें समझ में आया? कुछ लोगों को समझ में आया कि नहीं आया वही पता नहीं चल रहा। समझ में आया? तो अगर हम एक्सी का वेरिएशन प्लॉट करेंगे तो कैसे होगा? हम क्या देख रहे हैं? इंडक्टर की केस में इट वाज एल ओमेगा, कैपेसिटर की केस में इट इज 1 बाई सी ओमेगा। मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा उतना कम अपोजिशन होगा। समझ में आ रहा है? हाई फ्रीक्वेंसी करेंट कैन इजीली पास थ्रू कैपेसिटर बट कैन नॉट थ्रू इंडक्टर। इंडक्टर की केस में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिलता है, जबकि ओमेगा ज्यादा होने से अपोजिशन टू फ्लो ऑफ एसी कम हो जाएगा, इजीली जा पाएगा। लो फ्रीक्वेंसी करंट मतलब जिसमें ओमेगा कम है, उसमें कैपेसिटर स्ट्रांगली अपोज करेगा, इंडक्टर अपोज नहीं करेगा। अगर हम डीसी अप्लाई करेंगे, डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 है तो इंडक्टर हैज नो अपोजिशन, आराम से डीसी उसके अंदर से जाएगा। कोई कॉइल को बैटरी के क्रॉस में लगा दोगे तो जस्ट लाइक ए शॉर्ट सर्किट, 0 रेजिस्टेंस। जबकि किसी बैटरी के क्रॉस में डीसी में अगर कैपेसिटर लगा दोगे तो ओमेगा 0 है तो एक्सी इज वेरी हाई, नो करंट विल पास थ्रू द कैपेसिटर। जो हम लोग पढ़ते हैं डीसी सर्किट में करंट कैपेसिटर के थ्रू से कोई करंट नहीं जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसका नाम है एक्सी। अच्छा, यूनिट क्या है? अरे जेड है तो ओम ही होगा, यूनिट तो ओम ही है, चाहे वो इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो। नंबर 3
फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। कोई बताएगा क्या है फेज डिफरेंस? हमने V लिया Vm sin ओमेगा टी, हमें I मिला Im sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस क्या है? पाई बाई टू। सो सिंपल, इट इज पाई बाई टू। तो इंडक्टर की केस में भी तो वही था, पाई बाई टू, अब भी आया पाई बाई टू। रेजिस्टर की केस में 0 था, अब भी आया पाई बाई टू। अंतर क्या है? अंतर ये है कि इंडक्टर के केस में I लैग्स भी, लेकिन यहां पर देखो तो V है sin ओमेगा टी और I है Im sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब I लीड्स भी बाय पाई बाई टू। तो आप कहोगे इन दिस केस I लीड्स V बाय पाई बाई टू। बस ये दोनों स्टेटमेंट बहुत याद रखो, CBSE CHG सबका। इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट I leads, I lags voltage by pi by 2. In case of pure capacitive network, I leads voltage by pi by 2. Capacitor leading, inductor lagging. याद रखने के लिए आसान है, ठीक है। तो व्हाट इज द पावर फैक्टर? आपको हो गया cos pi by 2। फेज डिफरेंस बिटवीन देम व्हिच इज 0। पावर फैक्टर 0 है, जिसमें पावर फैक्टर 0 है इसमें 0 पावर कंजप्शन होगा। आगे चल के देखेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर निकालेंगे, पावर कंजप्शन भी 0 ही होगा। फेजर डायग्राम, क्या हम इसकी फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, चलिए लेते हैं। अगर हम कहेंगे ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम, तो इसमें जो हमारा करंट है वो वोल्टेज है, वोल्टेज वाज समथिंग लाइक दिस V, एंड करंट लीड्स, करंट आगे है, करंट लीड्स ऊपर है, कितना है? इट इज लीडिंग बाय पाई बाई टू। ये हो गया फेजर डायग्राम। इंडक्टर के केस में क्या अंतर था? यहां पर था I और यहां पर था V। V और I अपनी जगह इंटरचेंज कर दिए। वेरिएशन ऑफ XC विथ ओमेगा, आप जानते हो कि XC इक्वल टू 1/C ओमेगा है, जिसको हम लिख सकते हैं XC इंटू ओमेगा इज 1/C विच इज ए कांस्टेंट, एंड द रिलेशन इज दैट ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब अगर मैं प्लॉट करना चाहता हूं वेरिएशन ऑफ XC विथ ओमेगा, तो देखेंगे कि जब ओमेगा कम होगा तो XC ज्यादा होगा, ओमेगा ज्यादा होगा, XC कम होगा। ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है, सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया, वेरिएशन ऑफ XC वेरिएशन ऑफ XC विथ ओमेगा, वेरिएशन ऑफ XL विथ ओमेगा, जो सिलेबस में लिखा है स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करते हुए तो डायग्राम कुछ ऐसा हुआ। और ये क्या है, शेप क्या है डायग्राम का? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बातें समझ में आया? देन वी गो फॉर इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर होता है V इंटू I। V था Vm sin ओमेगा टी, I था Im cos ओमेगा टी। फॉर्मूला बन गया ये Vm Im by 2 sin 2 ओमेगा टी। क्लियरली आप देख रहे हो कि इंस्टेंटेनियस पावर इज हैविंग ए फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और अगर हम एवरेज पावर निकालेंगे, इट इज 1/T 0 to T Ti dt। डेरिवेशन देख के डरो मत, याद रखो, निकालोगे तो मिलेगा 0। एवरेज पावर 0, खाली स्टेटमेंट याद रखो। व्हाट इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन ए प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क? इट इज 0। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर इज नॉट 0। लग रहा है कि कुछ करंट पावर ले रहा है, कुछ वोल्टेज है, कुछ करंट जा रहा है, लेकिन एब्सोल्युटली कोई पावर नहीं ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करना चाहूंगा
वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करेंट। तो क्या होगा आप देखोगे, इस केस में वोल्टेज तो ऐसे था, आई था आई एम कॉस ओमेगा टी। अब आई का डायग्राम कैसे हो जाएगा, डायग्राम ऑफ आई विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस, कोसाइन फंक्शन है। भी था वी एम साइन ओमेगा टी, आई था आई एम कॉस ओमेगा टी, और पी आई क्या था, इट वाज वी इंटू आई। सेम केस आ गया, रिपीट करो तो चीज कुछ ऐसे आ गया, डायग्राम भी सेम है, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल्स ऑफ एसी, पैसेज ऑफ एसी थ्रू रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग बताना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आउट ऑफ आर एल सी इन विच वन द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0 इन केस ऑफ एसी? एल एंड सी। अच्छा, इन विच केस the current leads the voltage? कैपेसिटर। इन आरएसी में से सी केस में कैपेसिटर में करंट लीड करता है। अच्छा, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ ए एसी सर्किट इन्वॉल्विंग ओनली रेजिस्टेंस? पावर फैक्टर इज 1। व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस? यू से इट इज 0। पावर फैक्टर हो गया 1। A circuit is supplied with 50 Hz 200 volt AC. What is the frequency of instantaneous power? 50 Hz दिए थे सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा, का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 100 Hz, डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? बस यही सब क्वेश्चन याद रखना है। ऐसे What is the formula for average power consumed in a pure resistive network? You say it is Vm Im by 2 or Vrms into Irms or Irms का square into R, like that. What is the average power consumed in case of inductor and capacitor? You say 0, कोई power consume नहीं होता है। अभी अगर ये तीनों सीरीज में है तो how you want to deal it? R L C सीरीज, वन मार्क क्वेश्चन ढूंढना, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। ये हमारे पास कोई एक रजिस्टर है, ये गंदा है, ठीक, ये एक रजिस्टर है, ये एक इंडक्टर है, ये एक कैपेसिटर है। ये तीनों को सीरीज में लिए और हमने लगा दिया कोई वोल्टेज इसके क्रॉस में। आई कॉल दैट वोल्टेज एज सप्लाई वोल्टेज। कुछ करंट सप्लाई हो गया, ये आर है, ये एल है, ये सी है। जैसे करंट जाएगा इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर, इसमें ड्रॉप होगा वी एल, इसमें ड्रॉप होगा वी सी। क्या आएगा क्वेश्चन, क्या आएगा पहले लिख लेते हैं फिर मैं बताऊंगा। अभी से थोड़ा ध्यान देना, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले निकल के आएंगे। डेरिवेशन को एकदम याद मत रखो, समझ लो, खाली जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूले के ऊपर। समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करो, देखते हैं दोनों कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आई करंट जा रहा है तो आप क्या कहोगे, वी आर क्या है, वी आर इज आई इंटू आर। वी आर मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। रजिस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, मतलब हम बात कर रहे हैं आरएमएस वोल्टेज का। तो ये जो करंट है कौन है, आरएमएस करंट है। अच्छा, वी एल क्योंकि इसका ऑपोजिशन एक्सएल है तो आई एक्सएल। वी सी इज आई एक्स सी, जैसे रेजिस्टेंस की केस में कहते थे। इसका ऑपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस टू एसी हो गया एक्सएल। एक्सएल क्या है, एल ओमेगा, सब चीजें आपको मालूम है। एक्सी क्या है, 1/c ओमेगा, लाइक दैट। और सप्लाई वोल्टेज को अगर हम वीएस कहते हैं, वो सप्लाई वोल्टेज क्या है, आई इंटू नेट ऑपोजिशन।
नेट ऑपोजिशन का हम कहते हैं जेड, सो हम कहेंगे सप्लाई वोल्टेज इज आई इंटू जेड। सिंपल कहा है, आया समझ में? अभी ये सारे का फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, सारे का फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। लेट कोई आई का वैल्यू ले लेते हैं, आई एम साइन ओमेगा टी। वो कहेंगे फॉर ए प्योर फॉर ए सीरीज आरएलसी सर्किट ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर करेंट वी आर वी एल वी सी, ऐसे पूछ लेंगे। ठीक है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएंगे और सबसे ज्यादा बार यही आया है, खाली फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। एक रियल एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस ले ली। फर्स्ट आई वांट टू ड्रॉ दी फेजर डायग्राम, थोड़ा इसको मोटा करते हैं। चलो पहले देखते हैं हम फेजर डायग्राम फॉर करंट। करंट क्या लिए है, आई एम साइन ओमेगा टी, मतलब ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये है करंट। अगर ये है करंट तो वी आर क्या है, वी आर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द करंट थ्रू द रेजिस्टर आर इन सेम फेज। जबकि ये सीरीज में होने के कारण इधर से जो करंट जा रहा है इधर से भी तो वही करंट जा रहा है, सेम करंट इज पासिंग। ध्यान से देखो, मैं इतने सारे चीजें बोल रहा हूँ, नए नए चीजें बोल रहा हूँ और अनस्टॉपेबली बोल रहा हूँ, तो आपको सारा चीज याद रखना मुश्किल है। समझ लो, दोबारा देखो कि चीजें याद रह जाएगा। सेम करंट जा रहा है इसके अंदर से और इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इसमें जो करंट है और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ दोनों सेम फेज में होंगे, तो हम कहेंगे वी आर होगा कैसे, वी आर होगा ऐसे। ये हो गया वी आर। हम देख रहे हैं कि वी आर एंड वी आर एंड आई आर इन सेम फेज। ठीक है, वी आर ड्रॉ कर लिया। चलिए अब वी एल ड्रॉ करेंगे। जब हम वी एल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे इसमें हो क्या रहा है। वी एल में भी तो वही करंट जा रहा है और इन केस ऑफ इंडक्टर आई लीड्स और लैग्स। इंडक्टर में आई लीड करता है कि लैग करता है, लैग करता है, पाई/2 लैग करता है, मतलब वोल्टेज आगे रहता है, लीड करता है। तो वीएल ड्रॉ करना है तो मुझे कुछ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। से दिस इज वीएल, ये हो गया वीएल। नाउ आई वांट टू ड्रॉ वीसी। वीसी क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। सेम करंट जा रहा है, सेम करंट जा रहा है, तो इन केस ऑफ कैपेसिटर द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई/2, मतलब द वोल्टेज लैग्स द करंट बाय पाई/2। मतलब जो वोल्टेज होगा वो दिखने में कुछ ऐसे होगा। कौन सा वोल्टेज, वीसी। तो आप कहोगे वीसी कुछ ऐसे हुआ। VL एंड VC आर आउट ऑफ फेज, मतलब VL और VC का पोलैरिटी उल्टा है एक दूसरे का, आउट ऑफ फेज है। समझ में आया? ये हुआ पहला चीज, फेजर डायग्राम। इसको कहते हैं फेजर डायग्राम। यही ड्रॉ करने के लिए आएगा। अब छोटे छोटे कुछ डेरिवेशंस में करने वाला हूं। आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है, खाली फॉर्मूला याद रखना है। हमें पता करना है कि व्हाट इज VS। आप देखोगे कि बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ जितना वोल्टेज आप सप्लाई किए हो वही तो ड्रॉप होगा, मतलब VS मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। कितना सिंपल है। तो आप कहेंगे VS इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC। Remember, they are all vector because they are having different directions. ठीक है, चलिए करते हैं। पहले लेंगे हम लोग VR, ठीक है, उसके साथ ले लेंगे VR। तो कैसे था, VR ऐसे था। अच्छा, VL कैसे था, ऊपर की तरफ। फिर लेते हैं VL, कलर बदल देता हूं ताकि आपको शायद समझ में आएगा। ये VL, ठीक है। फिर उसके साथ क्या लेना है, VC। You want to add a number of vectors. VC कैसे था, VC was something like this। ये हो गया VC। देखो ये है VC, ये VL, ये VR। हाँ चलो व्हाइट में देख लो, VL
अरे खाली तुम्हारे लिए थोड़ी कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी तो हो रहा है, बाद में तुम ही देखोगे, है ना। तो ये VL है, ये VC है, ये VR है। अभी अगर कोई पूछेगा VS क्या है, VR, VL, VC, you know polygon law? When a number of vectors are taken in order, the closing side of the polygon represents the resultant. मतलब जो आपका VR, VS है वो दिखने में ऐसा होगा। समझ में आया? VR, VL, VC को जोड़े तो VS बना। और यही चीज को अगर थोड़ा मैं इधर बनाता हूं तो मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा VR, VS, ये हुआ VS, और मिलेगा VL, ये मिलेगा VR। देखो इस सेम ट्रायंगल को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, और यहां पर कुछ मिलने वाला है जिसको आप कहोगे, कोई बताएगा व्हाट इज दिस लेंथ? ये लेंथ कितना है? इट इज VL माइनस VC, ये VR और ये VS। क्या बातें समझ में आया? ये डायग्राम से हमें और एक चीज समझ में आया, क्या कि अगर कोई मुझे पूछेगा व्हाट इज VS, तो आप कहोगे VS ये है, हाँ ये है, बट दैट इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर होल ओवर। ये मिल गया हमें क्या? ये मिल गया हमें VS का वैल्यू, वो दे देंगे इन ए सीरीज RLC नेटवर्क, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर दिया रहेगा, व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज, यू हैव टू गो फॉर फॉर्मूला लाइक दिस। फॉर्मूला याद रखो, बाकी चीज याद मत रखो। अगर VR, VL, VC दिया गया है, VS का वैल्यू निकालने वाली फॉर्मूला आपको याद रहना जरूरी है, ठीक है। अब दूसरा चीज है, थोड़ा मैं इसको इधर रख लेता हूं। नेक्स्ट ईयर क्या कहाँ से बताओ क्या देखने वाले से बाहर कर दिया था क्या बहुत करके कहाँ से ओके। हो गया, VS इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर होल ओवर। हमें यह भी मालूम है कि हमारा जो करंट था वो करंट किस डायरेक्शन में था? करंट वाज इन द डायरेक्शन ऑफ VR। तो करंट तो कुछ ऐसे था, करंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ VR। करंट ऐसा है, VS ऐसा है, मतलब when this voltage is applied, this current is applied, what is the phase difference between voltage and current? You say this angle। इसका मतलब हुआ cos phi। ये डायग्राम से और क्या पता चल रहा है? cos phi द पावर फैक्टर, जो पावर फैक्टर है कितना हो गया? ये तो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल है, कितना हो गया? आप कहोगे कि cos phi हो गया दिस बाय दिस, दैट इज VR बाय VS। देखो अगर VR, VL, VC तीनों चीज आपको दिया रहेगा, उसमें से आप क्या क्या निकाल सकते हो? एक तो सप्लाई वोल्टेज निकाल सकते हो और पावर फैक्टर भी निकाल सकते हो, इट इज VR बाई VS, ठीक है। ये हो गया पावर फैक्टर VR बाई VS। और क्या पता चला? आप देख रहे हो कि I इज लैगिंग V,
VS के पीछे है I, I इज लैगिंग VS। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये VL माइनस VC, चलो ये थोड़ा सरक गया है इधर से, यस। अगर सोचो कि यहाँ पर VL बड़ा था VC छोटा था तो ये VS ऊपर रह गया और करंट नीचे रह गया, करंट वाज समवेयर हियर। लेकिन अगर VL छोटा होता VC बड़ा होता तो VC नीचे आ जाता और VS नीचे आ जाता। इन दैट केस करंट लीड कर रहा है, कहते है कि नहीं? तो इससे पता चला कि अगर ये सर्किट में VL is greater than VC, circuit is inductor dominated, इंडक्टर डोमिनेटेड, मतलब इंडक्टर का पावर ज्यादा है यहाँ पर। सो I lacks V। अगर VL VC से ज्यादा हुआ तो VL माइनस VC ऊपर की तरफ हुआ, VS ऐसे हुआ, I रह गया किसके साथ? I तो VR के साथ रह गया। I और VR दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। I lacks VS। अगर VL VC से छोटा हो गया तो आप कहोगे ये सर्किट विल बी कैपेसिटर डोमिनेटेड, C ज्यादा VC ज्यादा हो जाएगा। If VL is less than VC, circuit is capacitor dominated। सर्किट इज कैपेसिटर डोमिनेटेड। क्या बात समझ में आया? सो I leads V। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ये सारी चीज के ऊपर आपको क्या क्या चीजें याद रखना है। When AC was applied across a series RLC circuit, the potential drop across RLC where कितना दिया गया है? समथिंग लाइक से 80 वोल्ट, 90 वोल्ट, 10 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। 80 वोल्ट, 90 वोल्ट एंड से 30 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। Find VS। The current in the circuit leads or lags। Find power factor। Find potential drop across LC। कितने सारे क्वेश्चन। कोई एक RLC सर्किट में AC अप्लाई किए, 80, 90, 30 वोल्ट ड्रॉप हुआ। क्या दिया है क्वेश्चन में? थोड़ा ध्यान से देखते हैं। कोई RLC सर्किट है, ये है R, ये है L, ये है C, और इस सर्किट में हमने कोई एक वोल्टेज अप्लाई किया जिसका नाम दिए VS। दिया है कि VR इज 80 वोल्ट, VL इज 90 वोल्ट, VC इज 30 वोल्ट। पहला VS क्या है फॉर्मूला? VR का स्क्वायर VL माइनस VC का स्क्वायर होल ओवर। लोग हड़बड़ी में क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो काम नहीं बनेगा। क्या हो गया? ये 80 का स्क्वायर 90 माइनस 30 का स्क्वायर होल ओवर इज
100 volt, मतलब the supply voltage is, the RMS value of the supply voltage is 100 volt. सर RMS वैल्यू कैसे पता चला? अरे ये दिया है ना 80 वोल्ट, 80 वोल्ट मतलब जो भी दिया जाता है सब RMS वैल्यू ही दिया जाता है। फिर पूछा है करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, हम देख रहे हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC, सो I lags V। फिर पूछा है बताओ व्हाट इज द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज VR by VS, it is 80 by 100 is 0.8, कोई यूनिट नहीं है, फैक्टर है, रेशियो है। फिर पूछा है व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इसके दोनों की अक्रॉस में, इसमें ड्रॉप हो रहा है 90 वोल्ट और इसमें हो रहा है 30 वोल्ट, दोनों का वोल्टेज को जोड़ देंगे। अगर ये हुआ करंट तो आप जानते हो कि VL कुछ ऐसा होता है और VC कुछ ऐसा होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो PD अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों वेक्टर है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 वोल्ट। अकेले में इसके क्रॉस में वोल्ट मीटर लगाओगे मिलेगा 90 वोल्ट, इसके क्रॉस में 30 वोल्ट, दोनों के क्रॉस में मिला के 60 वोल्ट। यही मैजिक है, बिकॉज दे आर आउट ऑफ फेज। इसमें लगाओगे 90 वोल्ट मिलेगा, वोल्ट मीटर लगाओगे तो यहाँ पर लगाओगे तो 30 वोल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे और यहाँ के बीच में लगाओगे तो वोल्ट मीटर मिलेगा ओनली 60 वोल्ट, क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इससे आपको पता चला कि जो डिस्कशन किए उसमें से आपको क्या याद रखना है। अगर आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो तो अभी तक जो डिस्कशन किए वो आपको काम में आ गया। कैसे निकला है फॉर्मूला वो सब जानने की कोई जरूरत नहीं, मैं बता दिया आपको, अलग बात। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी वोल्टेज ट्रायंगल, जिसमें सारा वोल्टेज को लेके हम लोग काम किए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल का। हमें समझ में आ चुका है कि यह है हमारा वोल्टेज ट्रायंगल। नेक्स्ट आई वांट टू सी द इम्पीडेंस ट्रायंगल। कोई नहीं पूछेगा व्हाट यू मीन बाय इम्पीडेंस ट्रायंगल, क्या कर रहे हैं सर, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आउटकम निकलेगा उसको याद रखना है। अब ये जो सारा चीज है मैं इसको दोबारा ड्रॉ करना चाहता हूं। आई वांट टू ड्रॉ द 3 वोल्टेजेस लाइक दिस। ये तीनों को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे देखो, मैं जब ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें ये क्या था, VS, ये था VR। VR को हम लिख सकते हैं I इंटू R। VL माइनस VC को लिख सकते हैं I इंटू XL माइनस I इंटू XC, सो इट इज XL माइनस XC। और ये VS को I इंटू Z। है ना, ये जो XL और XC है, XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL माइनस XC को कहते हैं नेट रिएक्टेंस। आप इसको लिख सकते हो I इंटू X। X क्या है, X इज नेट रिएक्टेंस। क्या है ये, XL माइनस XC और XC माइनस XL दोनों का डिफरेंस याद रखना। सपोज आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ये है 10, ये है 6, ये है 8। अगर हर साइड को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 10 वाला बन जाएगा 5, 6 वाला बन जाएगा 3, 8 वाला बन जाएगा 4। यू गेट ए छोटा ट्रायंगल व्हिच इज ए सिमिलर ट्रायंगल। 5 by 10 इज इक्वल टू 3 by 6 इक्वल 4 by 8। मतलब तीनों साइड में कोई बराबर क्वांटिटी डिवाइड कर देता हूं तो एक छोटा सा सिमिलर ट्रायंगल बन जाता है। इसमें अगर हर साइड में मैं I डिवाइड कर दूंगा, अगर हर साइड में मैं I डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ऐसा एक छोटा सा ट्रायंगल मिलने वाला है। जिस ट्रायंगल में I डिवाइड कर दी तो ये बन गया Z, ये बन गया R और ये बन गया X, और जिसका वैल्यू है XL माइनस XC।
सिमिलर ट्रायंगल है, ये एंगल फाई था तो ये एंगल भी फाई था, सिमिलर है तो ये एंगल भी तो फाई हुआ। ये जो छोटा ट्रायंगल बना इसको हम कहते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। इतना सारा याद रखना पड़ेगा क्या? कुछ भी याद नहीं रखना है, समझना है। याद रखने वाली चीज मैं बताऊंगा। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। कोई पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। कौन सा सर्किट? एक सीरीज आरएलसी सर्किट का इंपीडेंस क्या है? पहला चीज समझ में आया कि इंपीडेंस निकालने का तरीका हुआ आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सई का स्क्वायर होल रूट ओवर, ये हो गया इंपीडेंस। आया समझ में? आपको आर एक्सएल एक्सई दिया रहेगा, फाइंड इंपीडेंस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर दिया रहेगा, एक्सएल दिया रहेगा, एक्सई दिया रहेगा, फाइंड द इंपीडेंस, तो फॉर्मूला ये आएगा क्वेश्चन। सबसे ज्यादा बार आने वाला सीबीएसई और सीएचएसई का क्वेश्चन में से ये गिना जाता है। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सई का स्क्वायर। अच्छा, क्या है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट? पावर फैक्टर क्या होगा? देखो तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? cos फाई। यहां पर तो फाई है, cos फाई क्या हो जाएगा? b बाई h दैट इज r बाई z। देखो पावर फैक्टर का कितने सारे फॉर्मूला निकल के आ रहे हैं। वी स्टार्टेड विथ पावर फैक्टर इज cos फाई, बीच में मिला vr बाई vs, अब मिल रहा है r बाई z। इसलिए सबको मिला के एक फाइनल डेफिनेशन भी आपको दूंगा, ठीक है। पावर फैक्टर निकालने का तरीका हुआ कोई आरएलसी सर्किट में आप निकाल सकते हो पावर फैक्टर आर बाई जेड, है ना। अगर एक्सएल ज्यादा हो गया तो आप कहोगे कि ये डायग्राम ऊपर रहेगा, एक्ससी ज्यादा हो गया तो नीचे आ जाएगा। एक्सएल ज्यादा हुआ तो सर्किट इज इंडक्टर डोमिनेटेड, इंडक्टर का प्रॉपर्टी आएगा। प्योर इंडक्टर के केस में आई 90 डिग्री लैग करता था, इंडक्टर की प्रॉपर्टी है आई लैग करेगा 90 डिग्री नहीं, कुछ दूसरा एंगल में लैग करेगा। बट you will say if XL is more than XC, I lags B. XC is more than XL, I leads B. कैपेसिटर का टेंडेंसी आ जाएगा उसमें। क्या चीजें समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जो चीजें समझ में आया इसकी सीधी फॉर्मूला लिख देते हैं। आपको क्या क्या याद रखना है सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में? क्या याद रखना है सीरीज आरएलसी सर्किट में? आपको याद रखना है 3-4 चीजें। VS होता है VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। रूट ओवर लिखने में दिक्कत है, मैं इसे लिख देता हूं। और हमें याद रह गया कि पावर फैक्टर और इंपीडेंस ऑफ ए सीरीज आरएलसी सर्किट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, जिसमें x क्या है? एक्सएल माइनस एक्ससी। और पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर इज से cos फाई तो हम पहले से जानते थे, अब हम कहेंगे VR बाई VS और R बाई Z। कहानी खत्म। इफ यू रिमेम्बर दिस मच आपका काम हो गया। जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर आएंगे। कैसे फॉर्मूला बना कोई नहीं पूछेगा। एक्स्ट्रा में कभी कभार घुमा के पूछते हैं तो हम कहेंगे PD अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन, PD across LC combination is equal to I into X। X क्या है बता चुके हैं। और VL माइनस VC। दूसरा हुआ VL greater than VC, I lags V। VL less than VC, I लीड्स भी।
इतना याद रखें तो इतना सारा जो मैं मेहनत की आपको समझाने के लिए वो भूलने से चलेगा। इफ यू रिमेंबर दिस मच। क्या बात समझ में आया? Now let us go for average power, instantaneous power and average power. Instantaneous power सीरीज RLC में क्या हो जाएगा? Vm sin ओमेगा t अप्लाई किए, कुछ करंट गया। करंट कितना था? करंट था Im sin ओमेगा t, कुछ लीड या लैग कर रहा होगा, कुछ फाई होगा। और एवरेज पावर होता है 1/t 0 to t pi dt का इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा Vrms Irms इंटू cos फाई। खाली याद रखना एवरेज पावर डालो, दोनों को इंटीग्रेट करो, आप करना चाहो करो, दे विल नॉट आस्क यू। एवरेज पावर इज Vrms Irms cos फाई। अब जाओ प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क में, फाई क्या था? cos फाई। पावर फैक्टर क्या था? 1। पावर हुआ Vrms Irms। प्योर इंडक्टर की केस में फाई 90 डिग्री था, cos 90 0, ये हो गया 0। प्योर कैपेसिटर फाई फिर से 90 डिग्री था, आई लीड्स V by पाई बाई 2, ये हो गया 0, ये हो गया पावर हो गया 0। तो याद रखना ये फॉर्मूला। और हम जानते हैं कि जो Vrms है इट इज सेम एज Irms इंटू Z। तो Irms इंटू Z इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो Irms का स्क्वायर Z cos फाई हुआ। और थोड़ी देर में हम लोग देखे थे क्या था कि R by Z इज cos फाई, R by Z इज cos फाई, ये हम थोड़ी देर पहले देखें फ्रॉम द इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो ये क्या मिल गया आपको? मिल गया Z cos फाई की जगह हम लिख सकते हैं R। मतलब कोई भी सर्किट में एवरेज पावर का एक ही फॉर्मूला है, Irms स्क्वायर इंटू R। कितना इंटरेस्टिंग है। प्योर रेजिस्टिव है तो Irms स्क्वायर इंटू R, प्योर इंडक्टिव है R नहीं है तो पावर 0, प्योर कैपेसिटर है R नहीं है पावर 0, RLC है पावर हो गया Irms स्क्वायर इंटू R। मतलब ओनली वन फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला हुआ Vrms Irms cos फाई। क्या चीजें समझ में आ रहा है? हाँ देखो कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये हो गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब डिफाइन करते हैं व्हाट इज पावर फैक्टर। पीएफ इट इज, ये वाला डेफिनेशन लिखना, इसका डेफिनेशन पूछते हो, इसका डेफिनेशन पूछते हैं व्हाट यू मीन बाय पावर फैक्टर इन एन एसी सर्किट। पावर फैक्टर का ढेर सारा फॉर्मूला देखे, cos फाई, R by Z, VR by VS, वो कुछ मत लिखना, ये लिखना है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रियल पावर कंज्यूम्ड to the apparent power supplied to circuit। मतलब पावर फैक्टर क्या हो गया? रियली कितना पावर कंज्यूम हुआ बाय अपरेंट पावर। अपरेंट पावर मतलब देखो कोई सर्किट में हमने वोल्टेज लगाया V RMS वोल्टेज, करंट गया I RMS करंट, तो कितना पावर गया? V इंटू I। लगता है V इंटू I, मतलब जो रियल पावर है वो था V RMS I RMS, अभी हम देखे cos फाई। और जो अपरेंट पावर था हमने दिया V RMS, करंट गया I RMS, तो पावर लग रहा है कि V RMS I RMS, जबकि हो रहा है ये। ठीक है, तो क्या मिल गया? इट इज सेम एज cos फाई द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। पावर फैक्टर का डेफिनेशन पूछेंगे तो ये लिखना।
बाकी साथ साथ पावर फैक्टर का अदर फॉर्मूले हम लोग जानते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं, खाली आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। कॉस पाई इज सेम एज आर बाई जेड इज सेम एज वी आर बाई वी एस एंड सो ऑन। पावर फैक्टर का रियल डेफिनेशन क्या हुआ? द रियल पावर कंज्यूम्ड बाय द अपरेंट पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, अभी आपके घर में वोल्टेज अप्लाई हुआ है, VRMS बाहर से सप्लाई आया है, एंड यू आर ड्रॉइंग ए करंट IRMS, लेकिन आप जो पावर कंज्यूम कर रहे हो वो क्या है? VRMS IRMS कॉस पाई, जो कि इससे कम है। मतलब आप पावर तो ड्रॉ कर रहे हो, कंज्यूम नहीं कर रहे हो। आप अगर कोई एक प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टर को अपनी प्लग में डाल दोगे, प्योर है, तो कॉस फाई का वैल्यू हो जाएगा 0, कोई पावर कंज्यूम नहीं हुआ, बट इट ड्रॉज करंट। वो जो करंट ड्रॉ किया वो कहां से आया? पोल से आया, सप्लाई जहां से आया से करंट आ रहा है, आपके घर से घूम के जा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। इट इज एज गुड एज आप घर में 10 नौकर को बुला दिए, वो घर में आए, घूम फिर के निकल गए, कोई काम नहीं किया, आप बोले काम तो नहीं किए, पैसा क्यों देंगे? जब जब बुलाए थे आके गए, खर्चा तो हुआ। तो वैसे ही वो करंट अभी आया, आपके घर से होते हुए निकल गया, और घर में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हुआ, आपका एनर्जी मीटर में 0 रीडिंग आया। लेकिन जो करंट आया जिस वायर में, उस वायर में तो कुछ रेजिस्टेंस था, कितने दूर से वो करंट आया, उस वायर में कुछ करंट आया, उसमें कुछ रेजिस्टेंस था, उसमें कुछ हीट जनरेट हुआ, तो जो सप्लाई दे रहा था उसका तो नुकसान हो गया। वो कुछ खर्चा करके आपके पास करंट भेजा, आपने कोई काम नहीं किया, भगा दिया वापस करंट को। इसलिए क्या होता है कि हमें चाहिए कि पावर फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। पावर फैक्टर जितना ज्यादा होगा, उतना जितना पावर आप ले रहे हो उसका उतना हिस्सा आप काम में लगा रहे हो। हमारे घर में मोस्टली इंडक्टिव लोड से फैन है, टीवी फैन है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, मोटर्स है, पंप्स है, वो सारे दे आर कॉइल्स, दे आर ऑल इंडक्टिव लोड्स। हमारे घर में कैपेसिटिव लोड काफी कम रहते हैं। इंडक्टिव लोड ज्यादा होने के कारण जो करंट आता है वो काफी लैगिंग में रहता है वोल्टेज के साथ। मतलब पावर फैक्टर हमारे घर का एवरेजली देखा जाए तो 0.6 से 0.8 के बीच में रहता है। मतलब आपको अगर 1000 वाट पावर सप्लाई करेगा वो यूटिलिटी, तो आप उसमें से 600 वाट कंज्यूम किए, बाकी वापस कर दिए, लेकिन देने का खर्चा कौन देगा? वापस आया था नहीं। तो वो खर्चा को कवर करने के लिए क्या कहते हैं, जैसे कि कॉस्ट पाई पावर फैक्टर ऑफ सर्किट शुड बी मोर, तो सप्लाई करने वाला का खर्चा ज्यादा नहीं आएगा। जैसे आपके घर में सिर्फ एक एनर्जी मीटर लगा है, लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्री के केस में एनर्जी मीटर के साथ साथ एक पावर फैक्टर मीटर लगता है। आप अगर लो पावर फैक्टर है तो आपका चार्ज ज्यादा लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करते हो, थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूम होता है, तो अकॉर्डिंगली चार्जेस विल बी डिफरेंट। सो इट इज ऑलवेज डिजायर्ड टू हैव हाई पावर फैक्टर फॉर द यूटिलिटी साइड। पावर फैक्टर समझ में आया, तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया, वाटलेस करंट। वाटलेस करंट क्या है? एसी में अभी तक में जितना पढ़ाया वो सब एक तरफ, वाटलेस करंट दूसरी तरफ। मतलब एसी से कोई क्वेश्चन आएगा तो 50% चांस है व्हाट इज वाटलेस करंट पूछेंगे। जैसे हम लोग करंट नेटवर्क में कितने सारे चीज पढ़े, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंपल्सरी आ जाता है, वैसे वाटलेस करंट आ जाता है कंपल्सरी। समझ लो, चीजें बहुत आसान है। सपोज कोई सर्किट में ये वोल्टेज अप्लाई किया गया, डोमेस्टिक सर्किट है, ये वोल्टेज हमने अप्लाई किया, तो आपको मिलेगा कि ये कुछ लेगिंग करंट ड्रॉ करता है। जो करंट हुआ सर्किट में, वो करंट दिखने में कुछ इस किस्म का हुआ। सपोज द करंट इज समथिंग लाइक दिस, you draw this current. When you draw this current, the phase angle is phi. ये हो गया करंट। पावर कितना कंजप्शन हुआ? You know it is a product of voltage and current. तो आपको हो गया डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि पावर इज स्केलर क्वांटिटी, तो इट इज VRMS IRMS cos phi V dot I हो गया काम। सर पहले क्यों नहीं बताया कि VRMS IRMS cos phi इतना आसानी से बनता है? बुक में नहीं दिया है ना, वो वेक्टर फॉर्म में पूरा नहीं दिया है। अब तो कोर्सेस रिड्यूस हो गए, सिलेबस रिड्यूस हो गया, बहुत सारे कंसेप्ट को छांट दिया गया, तो जैसे दिया वैसे बताना पड़ता है। V और I का डॉट प्रोडक्ट होता है पावर, Y डॉट प्रोडक्ट बिकॉज पावर इज स्केलर क्वांटिटी, V एंड I आर वेक्टर्स, तो ये हो गया VI cos phi।
अब ये जो आई है इसका दो कंपोनेंट है। देखो, एक कंपोनेंट हो गया ये वाला, आप इसको आई कॉस फाई कह सकते हो, इसको कह सकते हो आई साइन फाई। ये हो गया आई कॉस फाई और ये आई साइन फाई। ये जो करंट आप एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ कर रहे हो उसके चलते कोई पावर कंज्यूम नहीं हो रहा है, सिर्फ आई कॉस फाई के लिए पावर कंज्यूम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे, इन ए AC circuit if phase difference between V and I is phi, then I cos phi, then the component I cos phi is responsible for थोड़ा जगह बनाते हैं, is responsible for consuming power. There is no power consumption due to component I sin phi। मतलब ये पावरलेस कंपोनेंट है, पावर का यूनिट वाट है तो इसको कहते हैं वाटलेस कंपोनेंट है। सो I sin phi is called wattless component or wattless current। खत्म कहानी, वन मार्क वाला। व्हाट इज वाटलेस करंट ये लिख दिए। आई साइन फाई के चलते कोई करंट पावर कंजप्शन नहीं होता तो इसको कहते हैं वाटलेस करंट। क्या बातें समझ में आया? यस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज रेजोनेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है, थ्योरेटिकल है, याद रख लेंगे चीजें बन जाएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास होगा